वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी सभी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैंने मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस कोर्ट मैरिज से रिलेटेड पोस्ट की थी। अब बहुत सारे उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मैम कोर्ट मैरिज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं अब आगे वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक और आई होप इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स हैं कोर्ट मैरिज को लेके, लव मैरिज को लेके, या फिर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है कि कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या फिर क्या एज क्राइटेरिया है, इन सब से रिलेटेड आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस के साथ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी बेसिक आप क्लियर कर दीजिए कि कोर्ट मैरिज और लव मैरिज के बीच में डिफरेंस क्या है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन इतनी काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है कि कोर्ट मैरिज और लव मैरिज होती क्या है। देखिए, कोर्ट मैरिज एक ऐसी मैरिज है जिसमें आप पहले रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आप कोर्ट में आते हैं उस मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए। और लव मैरिज एक ऐसी मैरिज है जो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब लव मैरिज में डिपेंड करता है कि आप सेम रिलीजियस से भी हो सकते हैं, आप डिफरेंट रिलीजियस से भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको, अगर आप रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप रिचुअल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो मैरिज आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस में, वहाँ पर कुछ जो डॉक्यूमेंटल उनका वेरिफिकेशन रहता है या फिर उनका जो प्रोसीजर रहता है उसको कंप्लीट करके रजिस्टर्ड की जाती है। तो आई होप ये जो फर्स्ट डाउट था कि लव मैरिज और कोर्ट मैरिज कैसे होती है, ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंडली मैम, फैमिली में इसका कितना हद तक रोल रहता है, कितनी परमिशन रिक्वायरमेंट होती है उनकी कंसेंट की। ठीक है, जो ये क्वेरी है कि अगर आप जो कपल्स लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उनके माइंड में ये रहता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि मोस्टली कपल्स ये सोचते हैं कि फैमिली हमारी एग्री नहीं कर रही है तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे तो कल को फैमिली को पता चलेगा तो हमारी फैमिली अंडर प्रेशर में, या फिर कुछ भी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो जिससे उनको डर लगता है। तो मैं ये बता दूं कि जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज का जो पूरा प्रोसेस होता है मैंने मेरी वीडियो में भी बताया हुआ है, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट का मैं आपको बता दूँ, जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज करते हैं तो वहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो वहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने फैमिली को इन्फॉर्मेशन देने की। मैम कपल की एज क्राइटेरिया बता दीजिए। देखिए, जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडिया में सभी को वैसे तो मैरिज की एज के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एक जो शादी की एज फिक्स की गई है, लड़की के लिए 18+ और लड़के के लिए 21+। और काफ़ी वीडियोस में ये भी बताया जाता है कि एज को बढ़ा के 21 कर दिया गया है। तो अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है कि जिसमें एज को इंक्रीज़ किया गया हो। तो अभी भी हमारे इंडिया में जो शादी की एलिजिबिलिटी एज है वो गर्ल्स के लिए 18+ है और बॉयज़ के लिए 21+ है। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बाय चांस जो कपल्स लव मैरिज करने का सोच रहे हैं और अभी वो यूँ सोच रहे हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी जो एज है वो भी 18+ नहीं हुई है या फिर 2-3 दिन का गैप है, तो हम वो क्या करते हैं कि घर से निकल लेते हैं और कहीं वो स्टे करते हैं 2-3 दिन का टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एज पूरी होने से पहले उसको घर से लेके कहीं और रह रहे हैं तो फैमिली उसकी लड़की की फैमिली के पास राइट्स आ जाते हैं आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगवाने के लिए। कोर्ट मैरिज के लिए मैम डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो या तो आप 10th की जो आपकी डीएमसी होती है उससे प्रूफ कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है वो इशू है उस डेट में कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट कुछ है, आपकी 10th की डीएमसी में डेट कुछ है, तो वहाँ पे जो कंसीडर किया जाएगा डेट, वो कंसीडर की जाएगी आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट से। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आपकी एज 18+ है, 21+ है। अगर ओके है तो आप आगे प्रोसीडिंग को करने के लिए
एलिजिबल है। अब सेकंड चीज़ है कि आपका आधार कार्ड, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इंडिया में आधार कार्ड मैंडेटरी है, हर चीज़ से लिंक किया हुआ है वो। तो आधार कार्ड सेकंड जो टॉप मोस्ट डॉक्यूमेंट है इस लीगल प्रोसीडिंग को करने के लिए, तो आधार कार्ड ज़रूरी है। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। मैं आगे क्वेश्चन में आपको क्लियर करूँगी कि कास्ट सर्टिफिकेट किस लिए मैंडेटरी है। मैम रिलीजन और कास्ट का क्या इशू रहेगा इसमें? हाँ देखो, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि मैं कास्ट के सर्टिफिकेट किस लिए बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है। देखिए रिलीजियस, अगर आप सेम धर्म के हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि ए और बी दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों हिंदू धर्म से हैं और आपको कोर्ट मैरिज करनी है, तो ए और बी क्या करेंगे, किसी एक एडवोकेट को हायर करेंगे। अब एडवोकेट को हायर करने के बाद होता क्या है, ये देखिए सेम डे की प्रोसीडिंग होती है कोर्ट मैरिज। मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सेम डे आपके रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं हिंदू में। जैसे हमारा जो रीति रिवाज है 7 फेरे और सिंदूर भरना, और ये चीज़ मैंडेटरी है हमारे रिचुअल्स परफॉर्म करना। उसके बाद हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और वहाँ से फिर हमें कोर्ट की डीड मिल जाती है। दैट मीन्स हमारी शादी सर्टिफाइड हो जाती है। ये तो था सेम धर्म के लिए। लेकिन अगर आप अलग अलग धर्मों से हो तो फिर आपको जाना पड़ता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। और यहीं पे मैं अगर कास्ट का सर्टिफिकेट बताऊं आपको, अगर आप कास्ट का सर्टिफिकेट लगाते हैं, सपोज लड़का जनरल से है या लड़की जनरल से है, लड़का किसी शेड्यूल कास्ट से है, बैकवर्ड क्लास से है, या फिर कोई रिजर्व कैटेगरी से है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ, देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कौन सी स्टेट ने क्या बेनिफिट दिए हुए हैं। मैं आपको राजस्थान, हरियाणा या फिर एमपी, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप जनरल कास्ट के हो और शेड्यूल कास्ट में मैरिज करते हो, तो वहाँ पे एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि अगर आप अपर कास्ट से होके लोअर कास्ट में अगर मैरिज कर रहे हो, तो वहाँ पे एक अमाउंट फिक्स किया गया है। वो आपको एज ए कि आप अपना जो गुजारा भत्ता जो आप चलाना चाहते हो शादी के जस्ट बाद, तो आपको वो मिलता है। तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। सारे रीति रिवाज फॉलो करके अगर शादी की जा रही है तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो पहले रिचुअल परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन ये तो था कोर्ट मैरिज। जब हम नॉर्मल फैमिली वाले मिलके शादी करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, वैसे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंडेटरी भी नहीं किया गया, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप नहीं करवाते हो तो वहाँ पे एक फ़ाइन का अमाउंट भी फिक्स किया गया है जो बहुत ही माइनस है, मतलब कि 25 रुपीज़ का फ़ाइन रखा गया है। तो मैं यही कहूँगी कि रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आजकल जैसे देखा जा रहा है कि मोस्टली कपल्स बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया सेटल होना चाहते हैं, तो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी शादी को रजिस्टर्ड मांगा गया है। तो ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में या फिर अभी से आप जो फैमिली मिलके शादी करती है तो अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। मैम क्या कोर्ट मैरिज करने से लीगल नोटिस जाता है फैमिली को? देखिए एक सबसे बड़ा डाउट जो कपल्स में है कि अगर हम कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं तो क्या लीगल नोटिस हमारी फैमिली को जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी आप एडवोकेट हायर करते हैं, आपने देखा होगा जिन्होंने की है या फिर जो करने वाले हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये पूरा प्रोसीजर होता है, पूरी प्राइवेसी से करवाया जाता है। आपकी फैमिली के पास नोटिस नहीं जाता है। जो लीगल नोटिस जाने का प्रोसीजर है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में है, और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब स्पेशल मैरिज एक्ट में दो धर्म के कपल्स मैरिज करते हैं तो लीगल नोटिस इसलिए भेजा जाता है कि दोनों धर्मों की जो फैमिली है उनके रिचुअल्स अलग है, उनकी सोच अलग है, तो उनकी कंसेंट लेने के लिए वहाँ पे कोर्ट उनको लीगल नोटिस भेजती है, ताकि बाद में इस चीज़ को लेके कोई भी डिस्प्यूट ना हो और जो कपल्स हैं उनकी लाइफ को कोई भी डेंजर ना हो। मैम सेफ्टी का कैसे वो मिलता है? ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट माइंड में कपल्स के आता है कि चलो हमने कोर्ट मैरिज कर ली, अब फैमिली से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर जब आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो ऑन द टाइम आपको करना क्या है, आपको प्रोटेक्शन एप्लीकेशन मूव करनी है सेशन कोर्ट में। देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको डर है कि आपके लड़की के फैमिली वाले या लड़की के फैमिली वाले आपको किसी तरह का बर्डन डाल रहे हैं कि हम या फिर ऑनर किलिंग आपने सुना होगा, इस तरह का अगर आपको डर है तो आप कोर्ट से प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आपको सेफ हाउस में रखा जाएगा। सेफ हाउस में आपको 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक का आपको राइट है सेफ हाउस में रहने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, अगर सेशन कोर्ट से आपको थोड़े दिन का सेफ हाउस मिलता है तो आपको करना क्या है, हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगानी है, और वहाँ से अगर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है तो किसी में इतना दम नहीं है कि वो आके आपके ऊपर हाथ भी लगा दे। मैम कुछ यूँ भी कहते हैं कि भाई कोर्ट मैरिज या लव मैरिज का उसमें पैसे भी मिलते हैं आफ्टर। मैंने जैसे पहले भी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको क्लियर किया कि हाँ, हर एक स्टेट में अलग अलग प्रोविज़न है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कितना अमाउंट वहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे मैं बता दूं कि हरियाणा में 2.5 लाख रुपए तक का ये अमाउंट फिक्स है कि अगर एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता है पार्टनर और वो शेड्यूल कास्ट में मैरिज करता है तो उसे 2.5 लाख का अमाउंट दिया जाता है। बट उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि आपने कोर्ट मैरिज करी और आपको मिल गया, उसका भी एक अलग से प्रोसीजर है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी आपको पूरा प्रोसीजर विद डॉक्यूमेंट वीडियो बना के दूंगी। मैम आगे चल के अगर कपल के बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, चाहे कोर्ट मैरिज हो या लव Yes. मैरिज हो, तो फर्दर वो कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? देखिए, एट लास्ट मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे ही दो कपल शादी में बनते हैं तो डिस्प्यूट होना तो बनता है। तो अगर डिस्प्यूट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी, देखिए आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कोर्ट मैरिज करने का, तो अगर छोटी छोटी बातों से डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको बैठ के सॉल्व कीजिए, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। इसको ऐसे तोड़ देना या मजाक बनाना इस मुझे एक हद तक सही नहीं लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर हम बैठ के डिस्कस करें तो वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस हद तक डिस्प्यूट होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए कई बार क्या होता है कि आपको सामने वाली पार्टी का पता नहीं होता, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको प्रेजेंट कुछ किया जाता है लेकिन शादी के बाद आपको पता चलता है कि वो चीज़ है ही नहीं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में आपके पास राइट है कि आप उस शादी को ख़त्म करा सकते हैं, अनलमेंट करा सकते हैं। मतलब कि आपको करवाना होगा ये विद इन 1 ईयर। अगर आपको उस फ्रॉड के बारे में जिस दिन पता चलता है उसी दिन आपको कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी है और आप अपनी साइड से शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, बट आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ मैं बताती हूँ, अगर डिस्प्यूट ऐसा है कि 1 या 2 साल के बाद ये डिस्प्यूट बना है और उसके बाद आपके पास राइट आ जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 30 में डिवोर्स फाइल करने का। उसमें भी बहुत सारे ग्राउंड्स है। अगर उस ग्राउंड्स में आप फॉल करते हैं, जैसे मैं 1-2 ग्राउंड्स आपको बता दूं कि अगर इम्पिटेंसी से रिलेटेड कोई ग्राउंड है, दैट मीन्स आपका पार्टनर है वो सेक्शुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। अगर उस ग्राउंड्स में आप फॉल करते हैं तो आप सेक्शन 30 में डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप दोनों कपल्स एग्री हैं अलग होने के लिए तो आप सेक्शन 13 के बी में म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स ले सकते हैं। इसमें होगा क्या, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा और आपको विद इन 6 मंथ में ही आपको सेपरेशन मिल जाएगा। तो आई होप ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझसे रैंडम पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अभी भी अगर कुछ डाउट्स बचा है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट्स रहना चाहिए। अगर फिर भी माइंड में कुछ आपके आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका पर्सनली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपकी हेल्प की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।